पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूनची स्काई बर्निंग सेट के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो सारे के सारे लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक एक को चुन चुन कर बहुत मारता है। स्काई बर्निंग सेट वाले उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनची इस बार इतना गुस्से में आता है कि उसको रोक पाना बिल्कुल किसी के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। पूरा स्काई बर्निंग सेट उसके पीछे बढ़ जाता है, लेकिन यूनची अकेले सभी को संभाल रहा था। तो वहीं पर जियो चैन लिंसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंसी खुद अपनी जान देने की ट्राई करती है ताकि उसकी वजह से जो झगड़ा हो रहा है वो ना हो और यूनची की जान बच जाए। लेकिन उसकी जान देने से पहले यूनची वहां पर पहुंच चुका था और उसने उसको बचा लिया था। उसने लिंसी को भी बचाया और अपनी भी जान बचाई थी, लेकिन तब वहां पर स्काई बर्निंग सेट वाले खास तरह के फॉर्मेशन के अंदर यूनची को ट्रैप कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी फॉर्मेशन को देख पाते हैं जिसके अंदर यूनची कैद था और सारे लोग ये कह रहे थे कि ये इसके अंदर कैद है ना, तो जहां तक के चांस लगता है कि अब तक तो ये बिल्कुल राख बन गया होगा। ये फॉर्मेशन इतना कमाल का है कि इसके अंदर एक सेकंड भी नहीं रुका जा सकता और कब से यूनची इसके अंदर है तो अब तक के तो वो खत्म हो ही क्या होगा। इतनी बड़ी मुसीबत आज यहाँ पर यूनची ने हमारे लिए क्रिएट की, हमारे स्काई बर्निंग सेट की वाट लगा कर रख दी। इतना हमें नुकसान पहुंचाया एक अकेले बंदे ने। नुकसान तो इसने बहुत किया, लेकिन आखिरकार हमने इसकी जान ले ली। बाकी वो जो एल्डर और सेक्रेटर था वो कहने लग जाते कि एक बंदे ने हमारा जितना नुकसान कराया ना उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो आज हमारे साथ हुआ है, यूनची ने जो हमारे साथ किया वो हमारी गलतियों की वजह से ही हुआ है। अगर हम उससे पंगा नहीं लिए होते तो आज वो यहाँ पर आकर हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अब जो हो गया उसको लेकर हम क्या ही कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने सेक्ट को एक बार फिर से पहले ऐसा करना पड़ेगा। यूनची नाम की मुसीबत तो हमारे लिए खत्म हो गई, तो अब हमारे पास रास्ता है एक बार फिर से पहले ऐसा खुद को करने का। लेकिन ये लोग ये बातें ही कर रहे थे कि तभी एक बार फिर से वो जो फॉर्मेशन था जिसके अंदर उन्होंने सोचा था कि यूनची राख बनकर होगा, वो फॉर्मेशन टूटने लग जाता है और अब पूरा का पूरा फॉर्मेशन यूनची के कंट्रोल में जा चुका था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यूनची राख में बन गया होगा, लेकिन यूनची बिल्कुल वैसे ही खड़ा था और अब उसने उल्टा यहाँ पर इस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जो बाकी वहां पर एडर वगैरह मौजूद थे वो कहते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम मान ही नहीं सकते, ये फॉर्मेशन किसी की भी जान लेने के काबिल है, लेकिन ये इस फॉर्मेशन को ही कंट्रोल कर गया, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे हो सकती है ये चीज? यूनची कह रहे थे कि तुम्हारे फॉर्मेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक दहकते हुए आग के गोले के अंदर, और यही गोला अगर मैं तुम्हारे स्काई बर्निंग सेट के ऊपर गिरा दूं ना तो क्या नजारा होगा। वो नजारा देखने के लिए मैं बिल्कुल बेताब हुआ पड़ा हूँ। वो सेक्रेटर और एल्डर जो था वो यूनची से कहना चाहते कि यूनची देखा ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर तूने ये गिरा दिया ना तो हमारा पूरा सेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हमें इतना नुकसान तो तू कर ही चुका है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, हमें और बर्बाद मत कर। तो यूनची कहते कि जरा मुझे रोक कर तो दिखा कि तू मुझे कैसे रोक सकता है। वो सेक्रेटर कहना चाहते कि यूनची देख तू जो बोलेगा ना हम वो करने के लिए तैयार है, हम इतने ज्यादा नुकसान में जा चुके हैं, हम और ज्यादा नुकसान नहीं सह पाएंगे, तो तू जो बोल, हमारे ताकत पे वो हुआ, अगर हमारे बस की वो बात हुई ना तो हम तेरे लिए वो काम कर देंगे, बस उसके बदले हमारी जान बख्श दे, हमारे सेक्ट को मत बर्बाद कर। पर यूनची कहते कि तुमने जो अपराध किए है ना उसकी सजा सिर्फ तुम लोगों को मरने के बाद ही पूरी हो सकती है, इसलिए आज तुम सब यहाँ पर मरोगे। जब तक एक इंसान भी यहाँ पर मुझे जिंदा दिखाई दे गया ना मेरा गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। वो पूरा उस आग के गोले को पटक देता है स्काई बर्निंग सेक्ट के ऊपर। जितने भी लोग उस गोले के नीचे आ रहे थे उनका तो अस्तित्व ही मिट जाता, सब कुछ यहाँ पर खत्म होने लग गया था। पर वो आग का गोला उस सेक्ट लीडर और दूसरे एडर के ऊपर जाकर गिरता और पूरी तरह से स्काई बर्निंग सेट को खत्म करता कि इससे पहले वहां पर एक ओल्ड मैन आकर पहुंच जाता है। ये ओल्ड मैन असल में ग्रैंड एल्डर था इसी स्काई बर्निंग सेक्ट का, और वो वहां पर आते साथ ही सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा उस जो आग का गोला यूनची ने फेंका था उसको कंट्रोल करते हुए साइड में फेंक चुका था। वो आग का गोला स्काई बर्निंग सेट के ऊपर गिरने से पहले ही खत्म हो गया। उस ग्रैंड एल्डर ने अपने स्काई बर्निंग सेट को बचा लिया। सारे के सारे लोगों की जान में जान आती है कि ग्रैंड एल्डर ने आकर हमें बचा लिया। ये ग्रैंड एल्डर ना काफी जमाने से सेक्लेशन के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन जब आज उसको महसूस हुआ कि अगर वो नहीं चाहता है, अपना सेक्लेशन नहीं तोड़ता है तो उसका सेट खत्म हो जाएगा, तब वो अपना सेक्लेशन तोड़कर बाहर आया। सारे के सारे लोग ग्रैंड एल्डर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर खाली ग्रैंड एल्डर नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर भी आया हुआ था इसी स्काई बर्निंग सेट का। ये दोनों अपना सेक्लेशन के अंदर थे, लेकिन अब यहाँ पर लौट कर आए हैं। और जब इन दोनों को जैस्मिन देखती है ना वो यूनची से कहती है कि यूनची दिक्कत हो गई। ग्रैंड एल्डर जो है वो किंग फेस मैसेजम लेवल के लेवल 4 पे मौजूद है और ग्रैंड मास्टर लेवल 2 पे मौजूद है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका अकेले मुकाबला करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए जहां तक कि मुझे लगता है कि जितना हो सकता है ना उतनी स्पीड से यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश करेंगे और तुम वैसे भी इंजर्ड हो तो तुम इनका मुकाबला इस तरह से तो नहीं कर पाओगे। पर जब तक यूनची यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता, कुछ यहाँ पर करने का ट्राई कर पाता कि इससे पहले ही वो जो दो बंदे यहाँ पर आए थे दोनों मास्टर, वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हैं और एक बहुत ही पॉइजनस ड्रैगन को उन्होंने समन कर लिया था। वो ड्रैगन सीधा चले जाता है यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए। यूनची अपना प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करता है, अपने आप को और लिंसी दोनों को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वो बैरियर तोड़ने के लिए वो ड्रैगन पूरी जान लगा रहा था ताकि किसी भी तरह से वो बैरियर तोड़ सके। और वो ड्रैगन ने जो अटैक किया था उससे बैरियर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी यूनची उस ड्रैगन को रोक जाता
जाता है। उसकी जान तो बची थी लेकिन उसका बैरियर टूटने लग गया था। बैरियर टूटा तो फिर तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो युनची तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो एक गुफा के अंदर छेद बनाता है, क्योंकि उसको सबसे पहले लिंजी की फिक्र थी। वो उसको कहीं सेफ जगह पे पहुंचा दे तो उसके बाद वो जो आगे उसके साथ होगा वो उसको हैंडल कर लेगा। तो लिंजी को किसी सही जगह पे ले जाने के लिए युनची वहां से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि पहले उसको सही जगह पे रख दूं, उसके बाद आऊंगा इनकी बचाने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर बाकी लोग देखते हैं ना, वो कहना चाहते हैं कि देखो देखो युनची यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको भागने मत देना, उसकी जान ले लेना। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर युनची के पीछे पड़ जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम कितना अटैक क्यों ना कर ले, ये कितने भी अटैक को झेल जाता है, मरता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको दुनिया की कोई ताकत मार ही नहीं सकती है। कितना अजीब सा इंसान है, समझ में नहीं आता। वो लोग यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं युनची को पकड़ने के लिए, लेकिन युनची कोई सही जगह ढूंढने की तलाश में था, क्योंकि जहां जहां वो जा रहा था वहां वहां वो ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे। वो लोग कहना चाहते हैं कि आज हमें किसी भी हालत में युनची को मारना होगा, क्योंकि हमारे बर्निंग स्काई सेक्ट जो है उसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही युनची है। जो आज हमारी हालत हुई है ना, हमारा सेक्ट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंचा हुआ है, वो इसी की वजह से हुआ है। और अगर आज हम इसको किसी भी तरह से छोड़ देते हैं ना, तो ये आगे चलकर फिर से जो हमारी बची कुची जान बची है उसको भी निकाल देगा। इसलिए आज ही इसको मारना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो वो लोग यहाँ पर पूरे इलाके में युनची को ढूंढने में लगे हुए थे कि जहाँ युनची दिखेगा हम उसको वहीं टपका डालेंगे। तो वहीं हम युनची को देख पाते, वो जंगल की एक जगह पर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर वो सबसे चुप कर होता है। और यहाँ आने के बाद वो खुद को भी रिकवर करने में लगा हुआ था और लिंजी को भी रिकवर करने में लगा हुआ था, ताकि दोनों अपने आप को ठीक कर सके। ये जगह सेफ लग रही थी जहाँ पर लिंजी आराम से रह सकती है। तो युनची भी अब तक अपने आप को रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ था और धीरे धीरे करते हुए उसकी सेहत में सुधार आने लगा। उसके चोट वगैरह खत्म हो चुके थे, वो पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा था। लिंजी तो युनची को यहाँ पर देखकर बिल्कुल सही सलामत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि युनची तुमने सब कुछ सही कर दिया, तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी देख पाऊंगी, लेकिन युनची कहते कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, कुछ भी नहीं होगा। लिंजी कहते कि मुझे पता था युनची, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा था कि जब मेरे ऊपर, तुम्हारे ग्रैंडपा के ऊपर जान का खतरा आएगा ना, तो तुम हेवन को भी डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर पहुंच जाओगे, तो हमें कुछ नहीं होने दे सकते हो। देखो मेरा भरोसा बिल्कुल सही था, तुम हमें आए बचाने के लिए और तुमने हमें बचा भी लिया। तो युनची भी कहते कि हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कहा ना कि कोई भी आज के बाद ना कभी तुम्हें ना कभी ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचा पाएगा। लेकिन जैस्मिन तो थी, वो यहाँ पर युनची से कह दी कि वाह वाह कितनी तारीफ करते हो अपनी, तुमसे बड़ा अपनी तारीफ करने में इंसान मैंने किसी को देखा ही नहीं है। इसके बाद युनची जो था, वो जो ड्रैगन का मांस खाकर अपने आप को रिकवर किया था ना स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर, तो वही मांस का सूप बनाता है और उसको लिंजी को पिलाने लग जाता है कि ये बहुत ही कमाल के ड्रैगन के मांस का मैंने सूप बनाया है, ये बहुत जल्दी तुम्हें रिकवर कर देगा, तो इसको खा लो और तुम अच्छा महसूस करोगे। युनची यहाँ पर लिंजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, उसको कोई भी तकलीफ आने नहीं देता, उसको प्यार से वो सूप भी पिलाता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और एकदम नरिशमेंट फील करे अपने शरीर के अंदर, जो उसको एकदम नॉर्मल करने में काम आएगा। बिल्कुल एक बहुत ही कमाल की दवा की तरह वो तो सूप पी रही थी, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है युनची को लेकर कि वो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी क्योंकि युनची उसको अपना एकदम करीब बिठाकर अपने हाथों से उसको सूप पिला रहा था। तो वो लिंजी कहना चाहती कि ये थोड़ा सा अजीब नहीं होगा कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और हम इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब बैठे हुए। तो युनची कहते कि ये अब क्या बात कर रही हो, जब हम बच्चे थे तो हम तो ऐसे एक दूसरे को खिलाया करते थे ना, अभी थोड़े से बड़े हो गए तो नहीं खिला सकते क्या ऐसे में। तो लिंजी कहती कि देखो हम दोनों ना बिल्कुल अब अलग है, मतलब पहले मुझे लगा था कि तुम शियाओ ची हो और हमारी फैमिली से आते हो, हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन अब लग रहा है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम तो युनची हो और हम दोनों का ऐसा कोई खून वाला रिश्ता भी नहीं है। तो इस तरह से एक दूसरे के करीब बैठना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा ना। हाँ अगर तुम मेरे सच में रिश्तेदार होते तो फिर तो ऐसा हम आपस में बैठ सकते थे, अभी तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अलग इंसान की तरह हो चुके हैं। लग रहा है कि अब यहाँ पर युनची अपनी आंटी को ही पटा लेगा। युनची कहने लग जाता है लिंजी से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा खून का रिश्ता है या नहीं रिश्ता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमारे लिए, मेरे लिए हमेशा से मेरी आंटी हैं और मैं वही आपको मानूंगा। आप और ग्रैंडपा मेरी फैमिली से भी ज्यादा बढ़कर है, तो मैं उनको कैसे कभी अपने से अलग कर सकता हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं मेरी जिंदगी में, तो आखिर क्या ही फर्क क्रिएट कर देगा ये खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हम एक दूसरे के फैमिली मेंबर नहीं हुए, एक दूसरे के हम फैमिली मेंबर नहीं है, खून वाला रिश्ता नहीं है, तो ये तो बेहतर ही है ना कि मैं और अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तो ये सुनकर लिंजी जो थी वो यहाँ पर खुश हो जाती है और युनची के हाथों से वो सूप पीने लग गई थी। जैसे उसके होठों से सूप की बूंदें गिरते जाती है और वो गिरते हुए नीचे तक आ रही थी। युनची भी वहां देख रहा था और लिंजी भी उसको देखकर थोड़ा सा अब खुशी कहे या एक्साइटमेंट कहे या अनकंफर्टेबल कहे वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसको भी अच्छा लग रहा था और युनची को भी अच्छा लग रहा था। लगता है कि आज कुछ दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे का होश खोते हुए एकदम करीब आने की
कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अपने आप को होश मिला दे कि नहीं भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद यूची कहता है कि वो ग्रैंडपा कहाँ है, तुमने देखा है क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें तो बचा लिया लेकिन ग्रैंडपा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो लिंजी कहती कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना तो मुझे तो यहाँ पर जियो चैन के कमरे में डाल दिया गया था, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा जो है उनको डाल दिया गया था ड्रैगन प्रिजन के अंदर। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन प्रिजन कहाँ है, क्योंकि मैं इस स्काई बर्निंग सेक्टर में पहली बार आई हूँ। तो जिसने भी हमें उसके अंदर डाला था ना, हो सकता है कि उसको पता होगा कि ड्रैगन प्रिजन कहाँ है और वहीं पर ग्रैंडपा मौजूद होंगे। ये काम मुझे लगता है कि जियो चैन कहीं है, और अगर तुम जियो चैन को पकड़ो तो हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे कि ग्रैंडपा कहाँ मौजूद है। तो यूची का दिमाग खराब हो जाता है कि जियो चैन तू बचेगा नहीं, जब तू मेरे हाथ लगेगा ना तुझे दुनिया की सबसे बुरी मौत दूंगा। टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया ना तेरा, तो मेरा नाम भी यूची नहीं। लिंजी यूची से कहती है कि यूची जब हम ग्रैंडपा को बचा लेंगे ना तो उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पर कोई भी दुश्मन हमारा पीछा ना कर सके, और वहाँ पर हम जाकर बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ बार बार इन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, उनसे अपनी जान बचाते हुए। मुझे अभी और नहीं करना। हम किसी अलग जगह पर जाकर वहाँ पर एक फैमिली की तरह हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, जैसे कि हम पहले रहा करते थे। हम तुम्हारा ख्याल रखते थे और तुम भी हमारा ख्याल रखते थे, तो हम वैसे ही वापस से रहना शुरू कर देंगे। लेकिन यूची तो यहाँ पर ये नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अभी वापस से जा रहा हूँ स्काई बर्निंग सेक्टर के अंदर और एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन लिंजी कहती कि यूची तुम समझ क्यों नहीं रहे, अभी वो लोग बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। तुम जाकर बिना मतलब के अपनी जान खतरे में डालोगे। तुम्हें अगर जाना है तो तुम सिर्फ ग्रैंडपा को बचाकर वहां से लौट आओ। तुम्हें उनसे ज्यादा मुकाबला करने की जरूरत नहीं, तुमने वैसे भी उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। तो यूची कहता है कि आंटी आपको ना बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं जो भी करूंगा ना, मैं अपनी जान की हिफाजत करते हुए कहूंगा। मैं जब देखूंगा कि मेरी जान बस अब जाने वाली है तो मैं खुद अपने कदम पीछे कर लूंगा, लेकिन जब तक जान बची तब तक मैं मुकाबला करने वाला हूं। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंजी को वहीं पर सुला देता है। उसे कहना चाहता है कि आप आराम करो तब तक कि मैं सभी दुश्मनों को निपटा कर आता, क्योंकि मैंने जब डिसाइड कर लिया ना कि मैं आज किसी को नहीं छोड़ने वाला तो मैं नहीं रुकूंगा। बहुत हो गया इन स्काई बर्निंग सेक्टर वालों का, उनको किसी न किसी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक आप इनसे उठोगी तब तक कि मैं ग्रैंडपा को यहाँ पर आराम से लेकर आ चुका रहूंगा और हम एक साथ फिर से हो जाएंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो ये करने के बाद यूची कहना चाहता है कि अब होगा असली वाला शो शुरू, अब दिखाता हूँ स्काई बर्निंग सेक्टर वालों की मैं हूँ क्या चीज। तो इसके बाद यूची जो था वो सबसे पहले चाहता है जियो चैन के कमरे के अंदर, जहाँ पर वो आराम से सो रहा था। तो सो ही यूची से उसका गला पकड़ के दबा देता है। उसे कहना चाहता है कि आवाज मत करना वरना काट डालूंगा तुझे यहीं पे। जियो चैन अपनी जान बचाने की कोशिश करता, वो चिल्लाता है कि ग्रैंड मास्टर आकर मुझे बचाइए, लेकिन यूची उसकी आवाज ढंग से निकलना ही नहीं देता। यूची कहता है कि बाहर जितने भी बंदे हैं ना सबको मैंने ऑलरेडी मार दिया है, तो अभी मुझे ना जरा जल्दी है, तो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। मुझे जल्दी से पता कि मेरे ग्रैंडपा कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर है वो ड्रैगन प्रिजन जहाँ पर तूने उनको कैद किया। जियोशन कहता है कि भाड़ में जा, तू अगर तेरे अंदर जिगरा है ना तो तू मुझे मार कर दिखा, क्योंकि तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मुझे मारा तो तुझे तेरे ग्रैंडपा कभी नहीं मिलने वाले। वो अपना मौत के मुंह में खड़ा था, यूची उसकी जान लेने के तैयार था, लेकिन फिर भी उसको चर्बी चढ़ रही थी और वो यूची से पंगा ले रहा था कि अबे जा जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू मुझे मार ही नहीं सकता। तो यूची कहता है कि मुझे पता था कि तू इस तरह की कोई हरकत करेगा, इसलिए मैं पहले से तैयारी के साथ आया। तुझे पता है सोल सर्च किसे कहते हैं, मैं तेरे सोल के अंदर घुसकर तेरे दिमाग के अंदर घुसकर जानकारी निकाल सकता हूँ कि तू क्या जानता है। लेकिन इससे जो तुझे तकलीफ होगी ना, खून के आंसू रोएगा। तो सीधा यूची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जियो चैन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसके दिमाग के अंदर घुसने का ट्राई कर रहा था, जिस वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि पागल हो रहा था जियो चैन। वो दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन मुंह बंद करके रखा था यूची ने, जिस वजह से उसकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं पाती। और उसका दिमाग सर्च मारते हुए यूची देखने की कोशिश करता है कि ड्रैगन प्रिजन कहाँ पर मौजूद है जहाँ उसका ग्रैंडपा है। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको ड्रैगन प्रिजन की लोकेशन मिल भी जाती है। इसके बाद यूची जो था वो सीधा अपना हुलिया चेंज करता है और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है जियो चैन के अंदर, और एक सिपाही के साथ आता है उसी ड्रैगन प्रिजन के अंदर, जो कि उसको उसके ग्रैंडपा तक के पहुंचा देता है। और यहाँ पर आने के बाद सिपाही कह रहा था कि मास्टर जियो चैन बताइए कि कुछ और काम है क्या? नहीं काम है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो यूची जो जियो चैन के शक्ल में था वो कहता है कि जा रहा कब है, पहले मर तो जा। इतना कहते वो सीधा यहाँ पर उस सिपाही की जान ले रहा ताकि वो किसी और को जानकारी ना बता सके। और ये कहने के बाद यूची ने सीधा अपने ग्रैंडपा को बचा लिया था। वो उनको पिंजरे के अंदर से बाहर निकालता है, उनकी चेन वगैरह तोड़ता है। और ग्रैंडपा तो देखकर हैरान थे कि ये जियो चैन मेरी मदद क्यों कर रहा है, इसने तो मुझे यहाँ पर ट्रैप किया, तो ये मुझे यहाँ पर मदद करने के लिए क्यों आया हुआ है। तो यूची कहते कि अरे नहीं मैं जियो चैन नहीं हूँ, मैं तो यूची हूँ। वो जरा मैंने अपना हुलिया बदल लिया ताकि कोई मुझे पहचाने ना। तो यूची यहाँ पर अपना असली शक्ल के अंदर आता है और शक्ल जैसे ही यहाँ पर उसके ग्रैंडपा देखते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहते कि मेरे यूची तुम वहाँ के, तुम यहाँ पर होगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, तुम ठीक हो ना? तुम्हें देखकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। यूची कहता है कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है बातें करने का, इसलिए पहले हम यहाँ से चलते हैं, उसके
बाद मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा। तो यूंची यहाँ से सभी को छुपते छुपाते लेकर आ चुका था अपने ग्रैंडपा को भी बाहर, और वो अपने ग्रैंडपा को वहीं पर ले आता है जहाँ पर वो लिंजी पहले से मौजूद थी। तो लिंजी ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि आप फाइनली यहाँ पर आ गए, क्योंकि वो उसके फादर है ना, यूंची के ग्रैंडपा है और उसके वो फादर है। तो वो अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, वो भी इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यूंची को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिरकार मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया उन स्कार बर्निंग सेक्टर वालों के हाथों से। तो उसके बाद यूंची कहना चाहता है कि आप कह रही थी ना कि हम यहाँ से जाना है, तो हम यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आप जब दोनों को मैं बचा चुका हूँ तो इसकी खुशी में थोड़े से पटाखे जलाए जाए। आपके लिए बहुत बढ़िया वाला पटाखों का बंदोबस्त किया है मैंने। तो वहीं हम यहाँ पर स्कार बर्निंग सेक्टर को देखते हैं जहाँ पर सेक्रेटर और दूसरा जो एडर था वो कह रहा था कि अभी तक एक ग्रैंड एडर और ग्रैंड मास्टर आए क्यों नहीं। वो यूंची को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन काफी टाइम से वो लौट कर ही नहीं आए। कहीं यूंची ने उनको मार तो नहीं डाला ना। मुझे तो लगता है कि उनको कुछ हो गया होगा तभी तो अभी तक कि वो लौट कर नहीं आए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड एडर को मारना। वो इतनी जल्दी उन दोनों को कैसे मार सकता नहीं। मुझे तो लगता है कि यूंची मर गया होगा, उसकी लाश को वो घसीटते हुए ला रहे होंगे, इसलिए उनको टाइम लग रहा है। ये बुढ़ा होता अपना अलग अलग सपना देख रहा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर उसको नहीं पता कि यूंची अभी उसकी बचाने के लिए आ ही रहा है। बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ वैसे भी यूंची इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका है तो उसके बचने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है, वो नहीं बच सकता हमारे सामने। लेकिन तभी उनका जो पूरा महल होता है ना वो हिलने लग गया था। उनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जैसे सारे के सारे लोग घबराते हुए बाहर आकर देखते हैं, उनको वहां पर नजर आता है कि कोई और नहीं बल्कि यूंची बिल्कुल स्टाइल के साथ और अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए खड़ा है, और उसने यहाँ पर अटैक देकर मारा जिस वजह से ये पूरा महल हिलने लग गया था। तो जैसे यूंची को ये लोग देखते ना, वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बाप रे ये क्या हो गया, ये अभी तक जिंदा कैसे है। यूंची कहते हैं कि हेलो दोस्तों, देखो तुम्हारा पापा यहाँ पर वापस लौट कर आ चुका है। वो अधूरा काम रह गया था ना, तुम्हारे स्कार बर्निंग सेक्टर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, तो वही अधूरा काम पूरा करने के लिए आया हुआ। तो चलो अपने भाई बंधुओं को अलविदा कह दो, तुम्हारे खत्म होने की बारी आ चुकी है। तो ये देखकर जितने भी लोग थे ना वो सभी एक बार फिर से यूंची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूंची अपना फायर लोटस को समन किए हुए था और उसके जरिए वो कहना चाहते हैं कि जब तुम लोगों को फायर से इतना ज्यादा ही खेलने का शौक है ना, तो अभी मैं तुमको फायर के नीचे ही झुलाता हूँ। वो तुरंत अपने फायर लोटस को समन करते हुए उसकी पावर एक्टिवेट करता है, और जितने भी अटैक वगैरह आ रहे थे वो सभी पहले अटैक को तो डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद अपने फायर लोटस को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा स्कार बर्निंग सेक्टर उसमें कवर हो चुका था। जैसा ये हो रहा था यहाँ पर जल्दी से ग्रैंड एल्डर को और ग्रैंड मास्टर को ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है। वो जो सेक्रेटर था उसने भेज दिया था कि यहाँ पर यूंची आकर पहुंच चुका, तो इसलिए वो जल्दी भागते हुए यूंची को ढूंढने के लिए जा रहे थे कि यूंची कैसे आ गया हमारे सेक्टर के अंदर, हम उसको यहाँ ढूंढ रहे, वो वहाँ कैसे चला गया। सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूंची को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ खास फायदा होता नहीं। वो लोग अपनी जान बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। आधा से ज्यादा लोग मर चुके थे। सेक्टर लीडर जो था वो भी यहाँ पर बिल्कुल जलकर अधमरा हो जाता है, उसका आधा शहर यहाँ पर जल चुका था। पूरे के पूरे स्कार बर्निंग सेक्टर के अंदर यूंची ने आग लगा कर रख दी थी, और अभी तक वो ग्रैंड एल्डर और ग्रैंड मास्टर लौट कर आए भी नहीं थे। इसके बाद यूंची अपने बर्ड पे सवार होकर उसके ग्रैंडपा और उसकी जो आंटी थी ना उस दोनों को स्कार बर्निंग सेक्टर से थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता, और वहां पर आने के बाद उनको छोड़ देता और कहना चाहता है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं घर पे, मैं थोड़ी देर में आपको देखते हुए घर बार आ जाऊंगा। लिंजी समझ चुकी थी कि यूंची हमारे साथ नहीं आने वाला, वो वापस से जा रहा है उन दुश्मनों से फाइट करने के लिए। वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि यूंची मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम वापस से क्यों जा रहे हो। तो यूंची कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी जान बिना मतलब के खतरे में नहीं डालूंगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं वो काम को पूरा करके जरूर आऊंगा। बस एक बार इन स्कार बर्निंग सेक्टर वालों को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो लिंजी यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास थी, वो उसको नहीं जाने देना चाह रही थी। वो कहने लग जाती है कि हम तो इतनी मुश्किल से बाहर निकल कर आ गए ना, हम सारे दुश्मनों को पीछे छोड़कर लौट आए हैं, तो तुम वापस से क्यों जा रहे हो, क्या जाना इतना ज्यादा जरूरी है। उनके पास तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, वो ग्रैंड एल्डर ग्रैंड मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, वो लौट कर आ गए तो फिर परेशानी नहीं होगी। तो यूंची कहने लग जाता है कि स्कार बर्निंग सेक्टर की तरह जितने भी दुश्मन वगैरह है ना, उनके सामने अपने घुटने टेकना या बचकर भागना कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, वो आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाते ही हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है कि उनसे लड़ा जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ ताकि आगे कभी भी वो लोग हमें परेशान करने के बारे में सोचे ना। जब वो खत्म ही हो जाएंगे तो हमें परेशान करेंगे कैसे, इसलिए मैं उनकी जान लेना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि शाबाश यूंची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखना, तुम्हें इतना बड़ा होते हुए देखना, इतना काबिल होते हुए देखना मेरे लिए एक सपना पूरा जैसा होने हैं। मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया तुम्हें इस तरह से स्ट्रॉन्ग देखकर। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा स्कार बर्निंग सेक्टर वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगे। आज अगर तुम्हारे फादर होते ना यहाँ पर, तो तुम तुम्हारे पर कितना ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं। चलो आज एक ग्रैंडपा और ग्रैंडसन दोनों वाट लगाने के लिए तैयार है स्कार बर्निंग सेक्टर के। तो ये सुनकर यूंची भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके ग्रैंडपा उसका साथ देने के लिए तैयार है। तो इसके बाद हमें करीब 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिटिल फेरी को देख पाते हैं।
वो आगे बढ़ते हुए जा रही थी, लेकिन उसके पीछे कई सारे बदमाश लोग पड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि ये लड़की भी सिर्फ किंग फेस मैसेम लेवल के ऊपर ही है, तो इसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वैसे भी ये प्रेग्नेंट है और इसका बच्चा भी बस होने ही वाला है, तो ये उतना ज्यादा हमारे ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगी और उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं रहेगी। आसान तरीका है इसको खत्म करने का। लिटिल फेरी अपने आप को बचाने की कोशिश करती, सबसे ज्यादा वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, क्योंकि अब वो बस डिलीवरी करने ही वाली है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है उसको। तो जैसे वो अपने आप को बचा रही थी ना, वो लोग उसके ऊपर अटैक देकर मार देते, जिस वजह से यहाँ पर लिटिल फेरी को चोट लग चुकी थी। लेकिन किस्मत से भागते हुए वो फिनिक्स क्लान के अंदर आकर पहुंच जाती है, और फिनिक्स क्लान तो वही है जहाँ पर युनची ने अपने फिनिक्स गॉड की ब्लड लाइन हासिल की थी। फिनिक्स गॉड की पावर को उसने कल्टिवेट किया था और फिनिक्स क्लान वाले युनची को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिटिल फेरी आई थी ना, उसके अंदर यहाँ पर युनची का बच्चा था, तो युनची के बच्चे के अंदर भी इवल गॉड की पावर और फिनिक्स गॉड की पावर थी। तो उसको जैसे सेंस करते हैं ना फिनिक्स क्लान वाले और वहाँ के जो पावरफुल लोग थे, वो समझ जाते हैं कि ये जो लड़की यहाँ पर आई है ना, ये युनची के बच्चे की माँ बनने वाली है। लिटिल फेरी एकदम इंजर्ड हो चुकी थी, और जैसे यहाँ पर वो बदमाश उसकी जान के लेने वाले थे कि तभी वहाँ पे फिनिक्स गॉड की पावर एक्टिवेट होती है और वो उन बदमाशों के पास सीधा अंधाधुंध लेकर अटैक मारने लग गई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। वो फिनिक्स गॉड की जो पावर थी सीधा जलाकर खत्म कर देती है उन बदमाशों को। इसके बाद वो जो फिनिक्स गॉड की पावर थी, वो कहना चाहता है कि अब जब तक युनची यहाँ पर लौट कर नहीं आता ना, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करूँ, उसको किसी भी तरह की आंच आने नहीं दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस टाइम का कि कब युनची यहाँ पर आएगा। उसने यहाँ पर जिम्मेदारी उठाई कि वो यहाँ पर लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करेगा, उसके बच्चे को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वैसे भी फिनिक्स क्लान से तो युनची का बहुत अच्छा रिश्ता है और फिनिक्स गॉड तो वैसे भी उसके पास उसकी पावर है। तो अब लिटिल फेरी के लिए दिक्कत नहीं होने वाली। युनची इतना परेशान था ना उसके लिए कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, लेकिन अब वो इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर उसकी दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। अब बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित वो वहां पर रह सकती है। इसके बाद हम देख पाते हैं लिटिल फेरी को, जिसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। बच्चे की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन लिटिल फेरी कहती थी कि जिनर प्यारी बच्ची रो मत, मम्मी तुम्हारे पास है। मतलब कि युनची को बेटी हुई जिसका नाम जिनर है। युनची जब देखेगा तो वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन कब वापस से युनची यहाँ पर लौट कर आएगा, कब वो अपने बच्ची से मिलेगा, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। वो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स के अंदर, जिसको दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।